Hello students, today we are going to discuss the question and answers of Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Here is your first question. Where did the ceremonies take place? Can you name any public buildings in India that are made of sandstones? यानी कि नेल्सन मंडेला का शपथ ग्रहण समारोह कहाँ पे हो रहा था? क्या इंडिया में ऐसी कोई बिल्डिंग्स है जो सैंडस्टोन से बनी हुई है? नेल्सन मंडेला का जो शपथ ग्रहण समारोह था वो इंडियन बिल्डिंग प्रेटोरिया में हो रहा था और इंडिया में ऐसी जो बिल्डिंग्स जो रेड सैंडस्टोन से बनी है वो है राष्ट्रपति भवन और रेड फोर्ट। तो आंसर में तुमको जैसे लिखोगे, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द कैंपस ऑफ यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया which were attended by dignitaries and leaders of many nations. In India, Rashtrapati Bhavan and Red Fort are buildings made of red sandstone. Now second question. Can you say how 10th May is an atom day in South Africa? यानी कि तुम कैसे कहोगे 10th में जो होता है वो साउथ अफ्रीका में अटम होता है? तो देखो, जो साउथ अफ्रीका है ना वो सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है और सदर्न हेमिस्फीयर में जो सीजन्स होते हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऑपोजिट होते हैं। यानी कि नॉर्दर्न में अगर विंटर चल रहा है तो सदर्न में समर, और अगर नॉर्दर्न में स्प्रिंग चल रहा है तो सदर्न में ऑटम। और बस इसी की वजह से जो मई का महीना होता है वो हमारे इंडिया में तो समर का सीजन चल रहा होता है, लेकिन साउथ अफ्रीका में ऑटम का सीजन चलता है। और इसका आंसर में लिखोगे, आज साउथ अफ्रीका इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर में फॉल्स इन द ऑटम सीजन, thus 10th May is an autumn day. Now third question. At the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? यानी कि मंडेला ने अपनी स्पीच के शुरुआत में अन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर कहा था। इसका मतलब क्या होता है? और जो अंत में ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट कहा था वो क्या है? तो देखो, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर कहने का मतलब ये साउथ अफ्रीका के एपेथेट सिस्टम को बताता है। ये एक ऐसा सिस्टम था जहाँ पे काले लोगों को खुलेआम डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता था, यानी कि उनको कोई भी बेसिक राइट नहीं मिलती थी। और ये ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट कहने का मतलब अपार्थाइड सिस्टम का अंत हो रहा था और नया डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका की शुरुआत हो रही थी, जहाँ पे हर एक इंसान को बराबरी का हक मिलने जा रहा था। तो इसके आंसर में लिखोगे, बाय एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मंडेला मीन्स द अपार्थाइड सिस्टम इन साउथ अफ्रीका वेयर पीपल वर ट्रीटेड अनफेयरली बिकॉज ऑफ देयर स्किन कलर। द ब्लैक पीपल सफर्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड वर डिनाइड इक्वल राइट्स एंड फ्रीडम. Even Mandela spent many years in prison for fighting against the injustice. By glorious human achievement, Mandela means the end of apartheid and the beginning of a democratic South Africa, where all people were treated equally. It was great achievement because a black man, Nelson Mandela, became the president of the country where black people were once been denied even basic rights. This marked the victory of equality, freedom and justice. Now question number 4. What does Mandela thank the international leaders for? यानी कि मंडेला इंटरनेशनल लीडर्स को क्यों धन्यवाद कह रहे थे? मंडेला इंटरनेशनल लीडर्स को इसलिए धन्यवाद कह रहे थे क्योंकि इनकी मौजूदगी नए डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट की सपोर्ट को दर्शा रहा था। तो आंसर कुछ ऐसा होगा, मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर कमिंग टू अटेंड साउथ अफ्रीकाज स्वेरिंग इन सेरेमनी एंड शेयरिंग इन दिस हिस्टोरिक मूवमेंट. ही वॉज ग्रेटफुल बिकॉज नॉट लॉन्ग बिफोर साउथ अफ्रीका हैड बीन isolated due to its apartheid policies. Their presence so that the world accepted and supported the new, free and democratic South Africa. Mandela saw this as a victory for justice, peace, equality and human dignity. Now question number 5. What ideals does Nelson Mandela set for the future of South Africa? यानी कि साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए मंडेला ने किन आदर्शों को चुना था? तो देखो, मंडेला एक ऐसा साउथ अफ्रीका बनाना चाहते थे जहाँ पे हर एक इंसान को बराबरी का हक मिलने वाला था। वो हर एक इंसान को गरीबी और इनजस्टिस से मुक्त कराने वाले थे और इस चीज़ का भी वादा कर रहे थे कि कभी भी फ्यूचर में किसी को भी रेस, कलर या फिर जेंडर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए. सो द आंसर इज नेल्सन मंडेला वांटेड टू बिल्ड ए साउथ अफ्रीका वेयर ऑल द पीपल कुड लिव विथ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड डिग्निटी. ही विश टू फ्री पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, सफरिंग एंड इनजस्टिस. He also dreamed of a society where no one would be treated differently because of their race, color and gender, and where everyone would have equal rights and opportunities. Now next question. What did the military generals do? How did their attitude change and why? यानी कि अब वो मिलिट्री जनरल्स क्या कर रहे थे, कैसे उनका एटीट्यूड बदल गया और क्यों बदला? तो देखो, ये जो मिलिट्री जनरल्स है ये कभी मंडेला को गिरफ्तार किया करते थे, लेकिन आज वही मंडेला को ये सलामी दे रहे थे और उनके नए गवर्नमेंट के प्रति लॉयल्टी भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्योंकि मंडेला और उनके जैसे काफ़ी सारे फ्रीडम फाइटर्स के स्ट्रगल के और सैक्रिफाइसेस की वजह से आज ये अपार्थाइड सिस्टम का अंत हो चुका था और नए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हो चुकी थी. तो आंसर में लिखोगे, द मिलिट्री जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीका सैल्यूटेड नेल्सन मंडेला एंड प्रॉमिस्ड टू सपोर्ट एंड रिमेन लॉयल टू द न्यू गवर्नमेंट. दिस वॉज अ वेरी स्पेशल मोमेंट बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अपार्थाइड
these same generals would have arrested Mandela for fighting for rights of black people. Their attitude changed because of long struggle and sacrifices made by Mandela and many other freedom fighters. With the end of apartheid, people began to believe in equality, peace, and unity. Mandela also believed that love and kindness are stronger than hatred, and that people can learn to live together with respect and understanding. Now next question, why were two national anthem song? यानी कि दो नेशनल एंथम्स क्यों बज रहे थे? तो देखो, ये जो दो नेशनल एंथम्स ना, ये यूनिटी और इक्वालिटी को दर्शा रहे थे. तो इसका आंसर लिखोगे. Two national anthems were sung during the inauguration ceremony to show the unity and equality of all people of South Africa. One anthem was traditionally sung by the white people and the other by the black people. Singing both anthems together symbolized the end of apartheid and the beginning of new South Africa where people of all races were equal and united. Next question, how does Mandela describe the system of government in his country in the first decade and in the final decade of the 20th century? तो देखो, 20वीं शताब्दी का जो पहला डिकेड था, वहाँ पे गोरे लोगों ने एक अपार्थाइड नाम का सिस्टम चला रखा था जहाँ पे काले लोगों को बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था. और यही 20वीं शताब्दी के जो फाइनल डिकेड था, यहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम का अंत हो चुका था और नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था जो कि हर एक इंसान को बराबरी का हक देने का वादा कर रहा था. सो आंसर, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th century, द व्हाइट रूलर्स इन साउथ अफ्रीका क्रिएटेड ए सिस्टम कॉल्ड अपार्थाइड where black people were treated unfairly and were denied basic rights and freedom. It was one of the most cruel and unjust system in the world. And in the final decade of 20th century, this unfair system came to an end and was replaced by democratic government that gave equal rights and freedom to all people, regardless of their race or skin color. This marked the beginning of new and free South Africa. Next question, what does courage mean to Mandela? यानी कि मंडेला के हिसाब से साहस का असली मतलब क्या होता है? तो देखो, मंडेला के हिसाब से साहस का असली मतलब ये नहीं कि डर का ना होना. उनके हिसाब से साहस का असली मतलब ये था डर के ऊपर जीत हासिल करना. तो आंसर कुछ ऐसा होगा. अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, courage does not mean being free from fear. It means facing your fears and overcoming them. Mandela believed that a brave person is not someone who never feels afraid, but someone who controls and defeats fear instead of giving up because of it. Next question, which does Mandela think is natural, to love or to hate? यानी कि मंडेला के हिसाब से कौन सा चीज़ नेचुरल था, प्यार करना या फिर नफरत? तो देखो, मंडेला के हिसाब से ना, लव इज़ मोर नेचुरल देन हेट, क्योंकि उनके हिसाब से एक इंसान प्यार करने की एबिलिटी को उसके साथ लेके जन्म होता है, लेकिन नफरत तो उसे सिखाई जाती है. और उनका ये भी मानना था अगर कोई नफरत सीख सकता है तो उसे प्यार भी तो सिखाया जा सकता है. सो आंसर में लिखोगे, मंडेला बिलीव्स दैट लव इज़ मोर नेचुरल देन हेट. अकॉर्डिंग टू हिम, people are born with the ability to love, while hate is something that is learned. He believed that if people can learn to hate, they can also be taught to love and care for the one another. Next question, what twin obligations does Mandela mention? यानी कि मंडेला ने किन दो महत्वपूर्ण कर्तव्यों के बारे में बताया है? तो देखो, मंडेला कहा करते थे ना, व्यक्ति के जीवन में दो महत्वपूर्ण कर्तव्य रहते हैं. पहला कर्तव्य अपने परिवार के प्रति, जैसे माता पिता, पत्नी और बच्चों की देखभाल करना और उनकी जिम्मेदारियां निभाना. और जो दूसरा कर्तव्य है वो अपने समाज, अपने लोग, अपने देश के प्रति होता है, यानी देश और समाज की भलाई के लिए काम करना. तो आंसर में लिखोगे, मंडेला सेज दैट एवरी पर्सन हैज टू इंपॉर्टेंट ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस. द फर्स्ट ड्यूटी इज टुवर्ड्स हिज फैमिली, सच एज हिज पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रेन. द सेकंड ड्यूटी इज टुवर्ड्स हिज कम्युनिटी, हिज पीपल एंड हिज कंट्री. अकॉर्डिंग टू मंडेला, ए पर्सन शुड फुलफिल बोथ द रेस्पॉन्सिबिलिटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज ए बॉय एंड एज ए स्टूडेंट? What does he contrast this transitory freedom with the basic and honorable freedoms? यानी कि मंडेला जब छोटे बच्चे थे और जब वे छात्र थे तब उनके लिए आज़ादी का क्या मतलब था, और बाद में उन्हें अस्थायी आज़ादी और असली आज़ादी के बीच क्या अंतर समझ आया. जब मंडेला छोटे थे तो उनके लिए आज़ादी का मतलब था दोस्तों के साथ खेलना, खुलकर घूमना और बिना किसी चिंता के खुश रहना. जब वो विद्यार्थी बने तब उनके लिए आज़ादी का मतलब था पढ़ाई करना, अपने फैसले खुद लेना और अपनी पसंद का जीवन जीना. लेकिन बड़े होने के बाद मंडेला को समझ आया ये तो केवल छोटी सी आज़ादी है. असल और सम्मानजनक आज़ादी वो होती है जिसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, वह सम्मान के साथ जी सके, बिना डर और भेदभाव के अपना जीवन जी सके और अपने फैसले खुद ले सके. तो आंसर में लिखोगे, एज ए यंग बॉय मंडेला थॉट फ्रीडम मींट बीइंग एबल टू प्ले, रन अराउंड एंड एंजॉय लाइफ विदाउट वरीज. एज ए स्टूडेंट फ्रीडम मींट बीइंग एबल टू स्टडी, मेक चॉइस एंड लिव द लाइफ ही वांटेड. However, Mandela later understood that these are only temporary freedoms. The real and honorable freedom is the freedom to live with dignity,
have equal rights, work freely, and make decisions without discrimination or oppression. Next question. Does Mandela think the oppressor is free? Why or why not? मंडेला क्या सोचते थे? अत्याचार करने वाला व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र होता है या फिर नहीं? तो आंसर है नहीं। मंडेला के अनुसार दूसरों पर अत्याचार करने वाला व्यक्ति भी वास्तव में स्वतंत्र नहीं होता है। वो मानते थे कि जो व्यक्ति दूसरों से नफरत करता है या उन पर अत्याचार करता है, वो स्वयं भी नफरत की जाल में कैद हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी इंसानियत, शांति और सच्ची आज़ादी भी खो देता है। मंडेला का मानना था अत्याचार करने वाले और अत्याचार सहने वाले दोनों ही अपनी आज़ादी और इंसानियत खो देते हैं। इसलिए सच्ची आज़ादी तभी संभव है जब समाज के सभी लोग स्वतंत्र, समान और सम्मानित हो। सो आंसर में लिखना, नो, मंडेला डज नॉट थिंक दैट द ऑपरेसर इज ट्रूली फ्री। अकॉर्डिंग टू हिम, ए पर्सन हु हेट्स एंड ऑपरेसेस अदर्स is himself a prisoner of hatred, prejudice, and narrow thinking. Such a person loses peace and humanity. Mandela believed that both the oppressor and the oppressed suffer and lose their freedom. And a true freedom comes only when everyone is free and equal. Now come to thinking about the text. Question number 1. Why did such a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify the triumph of? यानी कि मंडेला के शपथ ग्रहण समारोह में इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय नेता क्यों आए थे? उनकी उपस्थिति किस बात की जीत की प्रतीक थी? तो देखो, दुनिया के कई देशों के नेता नेशनल मंडेला के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे क्योंकि वो दक्षिण अफ्रीका के लोकतंत्र की स्थापना और रंगभेद के अंत का समर्थन करना चाहते थे। उनकी उपस्थिति इस बात का प्रतीक थी कि वो न्याय, समानता, शांति और लोकतंत्र ने नस्लभेद और अन्याय पर जीत हासिल कर ली थी। तो आंसर कुछ ऐसा होगा। Many international leaders attended Mandela's inauguration to show their support for the new democratic South Africa. Their presence showed that the world welcomed the end of apartheid. It symbolized the victory of justice, equality, peace, and democracy over racism and discrimination. Now question number 2. What does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? यानी कि मंडेला जब कहते हैं मैं उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का परिणाम हूँ जो मुझसे पहले आए थे, तो उनका क्या मतलब है? तो मंडेला का कहने का मतलब था सफलता केवल उनकी अपनी ही नहीं थी। उनसे पहले कई अफ्रीकी नेताओं ने और स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया था और अपना बलिदान भी दिया है। मंडेला मानते थे अगर उन लोगों ने रास्ता ना बनाया होता तो वो आज इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय उन सभी महान नेताओं को दिया। तो इसका आंसर कुछ ऐसा होगा, बाय सेइंग दिस मंडेला वांटेड टू गिव क्रेडिट to all the freedom fighters who had struggled and sacrificed for South Africa's freedom before him. He believed that his success was possible only because of hard work, courage, and sacrifices. He saw himself as a representative of all those heroes. Now question number 3. Would you agree that the depth of oppression creates heights of character? How does Mandela illustrate this? Can you add your own example to this argument? यानी कि क्या आप इस बात से सहमत है कि अत्याचार और कठिन परिस्थितियाँ व्यक्ति के चरित्र को महान बना देती है? मंडेला इसे कैसे समझाते हैं? क्या आप इसके कुछ उदाहरण दे सकते हैं? तो इसके जवाब में लिखना, हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि कठिनाइयाँ और अत्याचार व्यक्ति को मजबूत और महान बनाते हैं। मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के उन नेताओं का उदाहरण दिया जिन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया और अपने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। भारत में भी ऐसे कई उदाहरण हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने अंग्रेजों के अत्याचार का सामना किया और महान व्यक्तित्व बनकर उभरे। इसलिए कठिन परिस्थितियां अक्सर महान चरित्र का निर्माण करती हैं। तो जवाब में लिखना, येस, आई एग्री दैट सफरिंग एंड ऑपरेशन कैन मेक पीपल स्ट्रॉन्गर एंड डेवलप ग्रेट कैरेक्टर। मंडेला एक्सप्लेन दिस बाय मेंशनिंग ब्रेव लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीका हु सैक्रिफाइड देयर लाइव्स एंड फॉट अगेंस्ट अपार्थाइड। India also had many such examples during the freedom struggle. Leaders like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Bhagat Singh and Lala Lajpat Rai became great leaders because they bravely faced the hardship of British rule. Now question number 4. How did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? यानी कि उम्र और अनुभव के साथ मंडेला की आज़ादी के बारे में सोच कैसे बदली? तो देखो, जब मंडेला छोटे बच्चे थे तब उनके लिए आज़ादी का मतलब था खेलना, घूमना और खुश रहना। और जब वो बड़े हुए तो उन्हें लगा आज़ादी का मतलब है नौकरी करना, परिवार की देखभाल करना और सम्मान से जीना। लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया कि असली आज़ादी केवल उनकी अपनी नहीं है, बल्कि सभी लोगों की आज़ादी महत्वपूर्ण है। उन्होंने महसूस किया कि दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों को समान अधिकार, सम्मान और स्वतंत्रता नहीं मिली है। इसलिए उन्होंने सभी लोगों की आज़ादी के लिए संघर्ष करने का फैसला लिया। तो इसका आंसर कुछ ऐसा होगा, एज ए चाइल्ड मंडेला थॉट फ्रीडम मींट बीइंग एबल टू प्ले, एंजॉय लाइफ विदाउट रेस्ट्रिक्शन। As he grew older, he felt that freedom meant earning a living and taking care of his family. Later, he realized that
True freedom means having equal right, dignity, and freedom from fear and discrimination. He understood not only he but all the black people in South Africa were denied these freedoms. Now question number 5. How did Mandela's hunger for freedom change his life? यानी कि आज़ादी पाने की इच्छा मंडेला के जीवन को कैसे बदल दिया? जब मंडेला ने देखा कि दक्षिण अफ्रीका के काले लोग को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है तो उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ लड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने परिवार के साथ आरामदायक जीवन जीने का अवसर को छोड़ दिया और लोगों की आज़ादी के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। और आज़ादी की इसी इच्छा ने उन्हें एक डरे हुए और साधारण युवक से एक साहसी, निडर और महान नेता में बदल दिया जिसने रंगभेद के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई की। तो आंसर में कुछ ऐसे लिखना, Mandela's desire for freedom changed his entire life. When he realized that black people were being denied their rights and freedom, he decided to fight against injustice. He gave up comforts of a normal life and joined the struggle for equality and freedom. This transformed him from a shy and fearful young man into a brave and determined leader who fought against apartheid.